हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी पाठशाला पे। मैं आनंद दुबे आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे हिंदी। हिंदी का मतलब है उन सभी एग्जाम्स के लिए हिंदी होगी जिसमें सभी एग्जाम्स जिसमें हिंदी आती है वो सबके लिए यूजफुल होगी। ये मान के चलिए आप जो भी हम ग्रामर कराएंगे वो हर उस एग्जाम के लिए यूजफुल होगी जिसमें भी हिंदी आती है। और इस बात को दोस्तों याद रखना कि ट्रिकी पाठशाला आपके साथ हर मोड़ पर खड़ी है। कभी भी आपसे, जैसे कि बहुत से लोग पेड चैनल स्टार्ट कर देते हैं, ये हम नहीं करेंगे दोस्तों। हमारा कहने का अर्थ यही है कि आप जब तक पढ़ेंगे, शिक्षा हमसे लेंगे, हम आपको मुफ्त में ही शिक्षा देंगे। इस वीडियो को ध्यान रखना, अगर मैं कभी आपको पेड कोर्स में चैनल बेचूं या कोई कोर्स बेचूं तो आप मुझे जरूर बताना कि सर आपने ये वाली बात बोली थी और अब आप चैनल बेच रहे हो या कोर्स बेच रहे हो। तो ऐसा कभी मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी जबान का आदमी हूँ प्यारे दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज हिंदी का। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला हिंदी का सबसे पहला टॉपिक है, सबसे स्टार्टिंग का टॉपिक है। ये मान के चलिए जो बच्चा कुछ नहीं जानता है या जो बच्चा बहुत कुछ जानता है वो सब इस टॉपिक को पढ़िए। आई गारंटेड आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, अच्छा मिलेगा और समझ में पूरे तरीके से आएगा। तो प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हिंदी स्वर की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे दोस्तों हम वर्ण बोलते हैं। वर्ण यानी हिंदी स्वर की सबसे छोटी इकाई को हम दोस्तों वर्ण बोलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यही आएगा, इसलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन भी कर रखा है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। दूसरी चीज, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है या दो भागों में हिंदी वर्णमाला बांटी गई है। एक ही बात है। कौन कौन से भाग है? एक तो होते हैं स्वर और एक व्यंजन। आप सब लोग जानते हो कि स्वर जिसको हम 12 खड़ी बोलते हैं और व्यंजन दूसरी चीज होती है। तो स्वर और व्यंजन में ही दोनों चीजों को बांटा गया पूरी हिंदी वर्णमाला को। अब देखते हैं दोस्तों, स्वर तीन प्रकार के होते हैं। जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? पहले होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब है मूल स्वर, मतलब ये बने हुए होते हैं, किसी की सहायता से नहीं बनते। ये एक बेसिक स्वर होते हैं जो कि बने हुए होते हैं, फंडामेंटल स्वर जिसको आप बोल सकते हैं या मूल स्वर जिसको आप बोल सकते हैं। ये कौन से होते हैं? ध्यान से समझना दोस्तों, इनकी संख्या होती है 4। एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी कई प्रैक्टिस सेट में देखे हैं कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ऋषि वाला री। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। इतना आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों संधि स्वर। संधि स्वर का मतलब ये है कि ये स्वर वो होते हैं जो संधि के द्वारा बनते हैं। आगे हम जब संधि पढ़ेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि हाँ भाई, छोटा छोटा मिलके बड़ा आ बनते हैं या छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनते हैं। ये जब संधि में मैं आपको बताऊंगा, तो इसीलिए इसका नाम संधि स्वर है। संधि स्वर भी प्यारे दोस्तों दो तरीके के होते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर वो होता है इसमें दीर्घ यानी बड़े अक्षरों का निर्माण होता है, जैसे कि बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है। अच्छा, ये जो दीर्घ स्वर जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें भी दोस्तों ये सजातीय होता है। सजातीय, सजातीय का अर्थ क्या होता है? एक जैसे। आप सब लोग समझ रहे होंगे मैं जो बता रहा हूँ, सजातीय का अर्थ होता है एक जैसे। इसका मतलब बड़ा आ अगर छोटे आ और छोटे आ दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों से मिलकर बड़ा आ बना है, इसका मतलब ये सजातीय स्वर है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे बड़ी ई है, छोटी ई और छोटी ई को मिलाकर बड़ी ई बनाई गई है, इसका मतलब ये भी सजातीय स्वर है। जैसे कि प्यारे दोस्तों ये ऊ है, छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिलाकर बड़ा ऊ बनाया गया है, इसका मतलब ये सजातीय स्वर है। सजातीय स्वर का मतलब ही ये है प्यारे दोस्तों कि छोटा आ इज इक्वल टू बड़ा आ, छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई, मतलब पूरा स्टेप ई पे ही खत्म हो रहा है। छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो ऊ पे ही खत्म हो रहा है, तो ये सजातीय है। अब प्यारे दोस्तों हम इसी में दूसरी चीज समझते हैं, संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। संयुक्त का मतलब होता है दो या दो से अधिक से मिलके बने होते हैं, संयुक्त मतलब वही होता है। और विजातीय का मतलब होता है उल्टे, मतलब एक जैसे ना हो। अब देखिए, जैसे कि छोटा आ और छोटी ई मिलके प्यारे दोस्तों छोटी ए बनती है। आपको मैं ये चीज संधि में ही बताऊंगा कि आ प्लस ई, आ धन ई बराबर ए। ठीक है, ऐसे ही छोटा आ बड़ी ई, बड़ी ए बन गई। तो देखो ये विजातीय क्यों है? क्योंकि छोटा आ अलग है, बड़ी ई अलग है। अगर यहाँ पे छोटा आ के साथ छोटा आ होता तो हम बोलते सजातीय है, लेकिन अब ये विजातीय बन गए। ठीक है, छोटा आ छोटा ऊ छोटी ओ बन गई। समझ रहे होगे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। छोटा आ बड़ा ऊ बड़ी ओ बन गए। तो ये चीज चली है प्यारे दोस्तों इसमें। इसी प्रकार इसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों विजातीय स्वर। उसके बाद तीसरे प्रकार के जो स्वर आते हैं उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? ये बड़े आ यानी कि किसी चीज को खींचने का काम करते हैं। जैसे कि देखिए, आपने लिखा राम, तो राम को आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चौपाइयों में या धार्मिक ग्रंथों में आपने देखा होगा राम को इस तरीके से लिख देते हैं। तो प्यारे दोस्तों जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज ये होती है प्लुत स्वर। जैसे कि आपने कईयों जगह पे ओम लिखा हुआ देखा होगा, तो ओम को प्यारे दोस्तों ऐसे भी लिख देते हैं। इसमें जो ये वाली चीज है ना, ये होती है प्लुत स्वर। तो प्यारे दोस्तों आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसी के आगे एक्चुअली दोस्तों हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, इसलिए हमें टुकड़ों में जोड़ जोड़ के वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ अपनी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब आगे चलते, देखिए इसी के आगे प्यारे दोस्तों अब हम आप बात करते हैं अयोग वहा की। अयोग वहा दो होते हैं, दो, एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। इसको बोलते हैं अंग और इसको बोलते हैं आहा। अनुस्वार मतलब एक बिंदी अगर आ जाती है तो प्यारे दोस्तों ये अनुस्वार कहलाता है, और अगर हम दो बिंदी लगा दें तो आपने पढ़ा होगा बचपन में संस्कृत में, छोटी मोटी क्लास में 8 तक तो पढ़ा ही होगा कि इसको बोलते हैं विसर्ग। आहा करके हल्का आधा हा आप मान के चलिए कि आधा हा हमने बोला है। और जो ये चंद्र बिंदु वाला आ रहा है, जैसे कि हम बोले आंख, चंद्र बिंदु इसमें मिलती है, आंख, हल्का ना की आवाज आती है, इसे बोलते हैं प्यारे दोस्तों अनुनासिक। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। अनुनासिक मतलब नाक के स्वर में बोलना, आंख नाक के स्वर में हम बोल रहे हैं, मतलब अनुनासिक है ये। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों आगे, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा प्यारे दोस्तों इस चीज में, तो इसके बारे में पहले हम जिक्र बाद में करेंगे, पहले इसके बारे में हमें समझना होगा। देखो आपको एक चीज ध्यान से समझनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। आप बोलोगे सर 25 होती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। 25 कौन कौन से होते हैं उसका हम वर्गीकरण अब करते हैं। कंठ यानी कि गले से बोले जाने वाले शब्द जो डायरेक्ट गले के द्वारा निकलते हैं, जैसे कि का, खा, गा, घा, ड़ा। दोबारा से का, खा, गा, घा, ड़ा। आपको प्यारे दोस्तों वर्णमाला पढ़नी है तो आपको मुंह से बोलना है। का सीधा कंठ से आ रहा है, खा सीधा कंठ से आ रहा है, गा सीधा कंठ से आ रहा है, घा, ड़ा ये सब सीधे कंठ से ही मिल रहे हैं। उसके बाद तालु से मिलने वाले शब्द। तालु मतलब ऐसे शब्द जो हमारे तलवा मतलब ऊपर के मतलब आप जानते हो कि तलवा क्या होता है, तालु क्या होता है, उससे टच होती है हमारी जीभ वो, जैसे कि चा, छा, जा, झा, और ये अंग या अंगा कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको, अंजिया। ठीक है, तो ये सब प्यारे दोस्तों वो है जो हमारे तालु से टच हो रहे हैं। तीसरा मूर्धा। पहले तो मैं बता दूं मूर्धा का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, जहां हमारी जीवा अंदर की ओर टकराती है, अंदर की ओर। जैसे हम बोले टा, टा में आप करके देखोगे जीभ अंदर की ओर टकरा रही है तो वो प्यारे दोस्तों मूर्धा में आता है। जैसे कि टा है, टा में जीभ अंदर टकरा रही होगी तालु के अंदर। ठा, ठा में भी जीभ अंदर टकरा रही होगी, डा, ढा, और ये भी, इन सब में जीभ अंदर टकरा रही होगी, तो ये मूर्धा से बनने वाले शब्द हैं। दंत वो शब्द जो हमारे सीधे दांतों की सहायता से मिलते हैं, जीभ और दांत से मिलकर आप बोल सकते हैं, जैसे कि ता, था, दा, धा, ना। इन सब से आपके दांतों की जड़ें और जीभ टच हो रही होगी, वो शब्द है। अब प्यारे दोस्तों ओष्ठ मतलब कि आपके होठों से मिलके चलने वाले शब्द जो सीधे आपके होठों से मिलके चलते हैं, जैसे कि पा है, पा तभी होगा जब दोनों होठ मिलेंगे। फा दांत और होठ मिलेंगे तभी आप बोलोगे इसको। बा, भा, मा सब इसी कैटेगरी के। अब प्यारे दोस्तों एक चीज आपको समझनी है, ये जो मैंने किया है, जो भी पंचम अक्षर होता है, पांचवा अक्षर होता है, वो सब अनुनासिक में आता है। अब आपको मैं एक चीज और बताऊं बच्चों की, इसमें क्या है, कभी कभी भी आपके सामने अनुनासिक की डेफिनेशन आ जाए कि अनुनासिक की परिभाषा बताओ जो अनुनासिक होते हैं, और आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाए, तो उसमें आपको बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन वो लगाना है कि पंचमा अक्षर अनुनासिक कहलाता है, यानी किसी भी इसका 5वां जो अक्षर होता है वो अनुनासिक में आता है। अब दोस्तों ये जो हमने किए है ना, ये सब दोस्तों स्पर्श स्वर होते हैं, स्पर्श। सॉरी दोस्तों गलती से मैंने स्वर बोल दिया। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का जो पंचमा अक्षर होता है, 5वां जो अक्षर होता है वो अनुनासिक कहलाता है। स्पर्श व्यंजन, गलती से मेरे मुंह से स्वर निकल गया। अब उसके आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, ये जो आ और हा है ये भी कंठ के सहायता से ही बोलेंगे हम, और ये आपको याद भी रखना है। तालु की सहायता से बोले जाने वाले ई, या और सा, मतलब ये वो है प्यारे दोस्तों, ये वो शब्द है इसमें कुछ स्वर होंगे और कुछ एक्स्ट्रा व्यंजन होंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा व्यंजन कौन से हैं। मूर्धा की सहायता से बोले, मूर्धा मतलब जीव अंदर की ओर जाए, र, रा और सा, षटकोण वाला सा। प्यारे दोस्तों दंत की सहायता से बोले जाने वाले शब्द और एक्स्ट्रा जो होते हैं ला और सा, ये भी इसमें एक आप एक इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक अनुवाद है, एक एक्सेप्शन है ये। ठीक है, और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले ऊ और ऊ, ये भी ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखो प्यारे दोस्तों मैं आपको एक वर्गीकरण और बताने वाला हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अंतस्थ स्वर जो होते हैं या अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ होते हैं, या, रा, ला, वा। और ऊष्म होते हैं वो शा, शा, सा, हा। ऊष्म आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट कि निम्न 4 ऑप्शन में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है या कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं, तो प्यारे दोस्तों आपको ये याद रखना है। अब आपने एक चीज देखी कि सर आपने स्पर्श व्यंजन 25 बता दिए,
और अंतस्थ है 4 और ऊष्म है 4, तभी तो बेटा 25 और 4 33 हुए। और आपने देखा वो टोटल व्यंजन जो होते कंप्लीट वो बोलो। देखो प्यारे दोस्तों, 25 8 का मतलब है कि 4 तो हो गए अंतस्थ व्यंजन और 4 हो गए ऊष्म व्यंजन, कुल मिला के हो गए 8। 25 और 8 प्यारे दोस्तों कंप्लीट हो गए 33। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण में मैंने लिखा है 1, 3 और 5। इसका मतलब क्या है, वो सभी व्यंजन जो पहले नंबर पे आ रहे हैं, ये वाले 1 का मतलब है ये का, छा, टा, ता और पा, जो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं मतलब कि गा, जा, डा, दा और बा, और जो 5वें नंबर पे आ रहे हैं मतलब अनुनासिक वाले, ये सब अल्प प्राण कहलाते हैं। बेटा एक बात का ध्यान रखना सॉरी, ये आपको डायरेक्ट मिलेंगे ऑप्शंस में, तो इसको याद रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं प्यारे दोस्तों महाप्राण के लिए। तो महाप्राण जो दूसरे और चौथे नंबर पे जो व्यंजन आते हैं उन्हें हम महाप्राण बोलते हैं, जैसे कि खा है, छा है, ठा है, ता है और फा है। ये बेटा दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, और चौथे नंबर पे यानी घा, झा, टा, धा और भा, ये 2 और 4 नंबर पे आ रहे हैं, ये प्यारे दोस्तों महाप्राण होते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक और चीज और समझना, अल्प प्राण में 1, 3, 5 और अंतस्थ स्वर ये भी अल्प प्राण कहलाते हैं, और ऐसे ही महाप्राण में 2 और 4, जैसा कि मैंने आपको बताया सर्कल वाले, और जो ऊष्म है व्यंजन वो भी यही कहलाते हैं। अब इसके बाद प्यारे दोस्तों अगली हेडिंग पे चलते हैं। तो अगली हेडिंग आ गई है आपकी संयुक्त व्यंजन। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, पहले मैंने संयुक्त स्वर पढ़ाया था जो मैंने आपको पढ़ाया था, अब ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन का मतलब है छा, व्यंजन है। छा किससे मिलके बनता है, तो आप बोलोगे आधा का, हलंत लगा रखा है, हलंत का मतलब है आधा, आधा का और शा, इनसे मिलके छा बनता है। त्रा जो बनता है प्यारे दोस्तों वो ता और रा को मिला के बनता है, मतलब आधा ता और रा। ज्ञा जो बनता है जा और इसको मिला के हम बोलते हैं कि ज्ञा बनता है। और श्रा जो बनता है वो प्यारे दोस्तों आधा शा और रा को मिलाकर बनता है। तो प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर आगे करते हैं। तो प्यारे दोस्तों अब उसी से आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली हमें बार बार मिटा के लिखना पड़ता है, इसलिए हमें वीडियो पॉज कर करके चलाना पड़ता है प्यारे दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा और अच्छा सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे संसाधनों से पढ़ाई कराएंगे। देखिए प्यारे दोस्तों अब इसी के आगे कुछ ऐसे वर्ण होते हैं तो जो दंतोष्ठ होते हैं। दंतोष्ठ मतलब दंत और ओठ की सहायता से चलने वाले वर्ण। तो आप बोलोगे वाह, जब आप वाह मुंह से बोलोगे तो आपको मालूम है दांत और होठ इन्हीं दोनों से मिलके ही तो वाह बनेगा प्यारे दोस्तों। ये उसके बाद आता है प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित व्यंजन। तो प्यारे दोस्तों प्रकंपित व्यंजन का मतलब होता है रा। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा ये कि निम्न में से कौन सा प्रकंपित व्यंजन है, तो आपको पता होना चाहिए रा है। ये दोस्तों आपको रटने वाली चीजें हैं, इसमें ज्यादा मैं समझा नहीं सकता, इसलिए आपको सीधा सीधा नोट्स में बना के लिखना है और रटना है। आगे आते हैं वत्सर्य व्यंजन। तो या, रा और ला ये तीनों व्यंजन इस कैटेगरी में आते हैं, वत्सर्य व्यंजन की कैटेगरी में। उत्क्षिप्त की अगर मैं बात करूँ कि उत्क्षिप्त जो वर्ण है वो कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे ठा, ढक्कन वाला ढा और डा, ये दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, काकल्य व्यंजन बोल सकते हो या काकल्य वर्ण बोल सकते हो, एक ही बात है। और ये स्वर यंत्र मुखी वर्ण बोल सकते हो, तो भी एक ही बात है। तो ये होता है सिर्फ अकेला हा, अकेला हा होता है प्यारे दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे बोला जाए कि पार्श्विक या पार्श्विकल या पार्श्विक वर्ण या व्यंजन बताओ, तो आप बोलोगे प्यारे दोस्तों ला है, पार्श्विक व्यंजन ला। ठीक है, अब आपसे बोला जाए प्यारे दोस्तों मिश्र वर्ण क्या होगा। अभी जो मैंने पीछे बताए थे वो मैंने संयुक्त बताए थे, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, संयुक्त और मिश्र अलग अलग है। मिश्र जो होता है मिश्र वर्ण वो होता है प्यारे दोस्तों श्रा। ठीक है, और अगर हम बोलेंगे कि श्रा को हमने संयुक्त व्यंजन में कैसे तोड़ा था, तो आप बोलोगे आधा शा और रा, ऐसे तो तोड़ा था। तो आपको ये याद रखना है, पीछे की चीजों से ही कनेक्टिविटी चल रही है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं बोलता हूँ अर्ध स्वर कौन कौन से होंगे, तो अर्ध स्वर, अब आप ये मत सुनो स्वर बोल दे तो फिर व्यंजन होगा, नहीं बेटा, जो नाम है वही रहेगा। अर्ध स्वर होते हैं या और वा, ये दोनों अर्ध स्वर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उसे ध्यान से करना। अगर मैं बोलूं कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है कुल स्वरों की संख्या जो है वो कुल मिला के वर्णमाला में 13 होती है, कुल स्वरों की संख्या। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से, मतलब हम जिनका प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, वो केवल 10 ही हैं। हम 3 का उच्चारण नहीं करते हैं। कुल होते 13 हैं, लेकिन हम जो उच्चारण करते हैं
जिनका हम प्रयोग करते हैं वो केवल 10 होते हैं। ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है। अब प्यारे दोस्तों इसके आगे चलते हैं। नुक्ता वर्ण कौन कौन से होते हैं? नुक्ता वर्ण ये होते हैं आ, का, खा, जा और फा, मतलब जिनके नीचे बिंदी आ रही होगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि आगे जब हम आपको शब्द भेद के बारे में बताएंगे कि कौन सा शब्द क्या है, कौन सा संकर है, कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज है, कौन सा अरबी है, कौन सा फारसी है, ये सब तो प्यारे दोस्तों हम आपको उसमें पढ़ाएंगे। यानी अरबी और फारसी से संबंधित शब्द जितने भी होते हैं वो सब के सब नुक्ता वर्ण में आते हैं। ये हम आपको पढ़ाएंगे जब हम आपको शब्द भेद की रचनाओं के बारे में बताएंगे कि शब्द कैसे आए, कहाँ से आए, कौन से शब्द कैसे होते हैं, तब ये बताएंगे हम आपको। प्यारे दोस्तों कंठ ओष्ठ यानी कि वो शब्द या वो वर्ण या वो स्वर जिनको हम कंठ और होठ दोनों की सहायता से बोलते हैं उन्हें बोलते हैं कंठोष्ठ। ये होते हैं ये ओ और बड़ी ओ, छोटी ओ और बड़ी ओ, ठीक है। उसके आगे आते हैं प्यारे दोस्तों आगत स्वर पे। ये भी एक हेडिंग है आगत स्वर। आगत स्वर बेटा केवल और केवल बड़ा आ होता है आगत स्वर, ये आपको ध्यान रखना। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि आगत स्वर कौन सा होता है, तो बड़ा आ होता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों आपको देखना है संघर्ष, स्पर्श संघर्षी। ये आपको याद रखनी है चीजें, इसमें कुछ एक्चुअली कोई ट्रिक नहीं है और ना ही मैं कुछ इसमें समझा सकता। ये आपको याद रखने लायक डायरेक्ट चीजें हैं, नोट्स में आपको लिखनी है और याद रखनी है। स्पर्श संघर्षी वो होते हैं जैसे कि चा है, छा है, जा है और झा है। ये स्पर्श संघर्षी की कैटेगरी में आते हैं, या आप बोल सकते हो स्पर्श संघर्षी के वर्गीकरण में 4 शब्द आते हैं, 4 अक्षर आते हैं। संघर्षी कौन से होते हैं? तो प्यारे दोस्तों संघर्षी वो होते हैं जैसे फा है, शा है, हा है, जा है और सा षट कोण वाला है। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब उसके आगे देखते हैं स्वतंत्र व्यंजन कौन से होते हैं। तो स्वतंत्र व्यंजन आप बोलोगे एक तो डमरू और एक ढक्कन, यानी ढा मतलब डा और ढा, ये दोनों स्वतंत्र व्यंजनों की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अघोष वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण तो आप बोलोगे सा, सपेरा वाला सा जो है वो अघोष वर्ण की कैटेगरी में आता है या अघोष वर्ण में आता है। अब इसके बाद प्यारे दोस्तों कंठ और तालु, यानी कि कंठ और तालु जो मैंने अभी आपको बताया था, जब मैं आपको बता रहा था कि स्पर्श व्यंजनों के बारे में, तब मैंने आपको बताया था कंठ और तालु इनकी सहायता से बनने वाले। तो आप बोलोगे सर एक तो छोटी ए होती है, एक बड़ी ए होती है। आप इसका भी तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और दोस्तों मैंने आज आपको पूरी वर्णमाला कराई है, कंप्लीट इतनी ही है, आप किसी बुक में देख लीजिए। बल्कि मेरे पास ये कंटेंट जो है वो आपको इतना हार्ड मिलेगा कि आपको कुछ बुकों में इनमें से कुछ चीजें मिलेंगी भी नहीं। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि शायद ये चीजें नहीं होंगी, सर ने गलत पढ़ा दिया, लेकिन प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर एग्जाम में आपको आता है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है, आप मुझ पर भरोसा करके वही लगाइए जो मैंने आपको बताया है, गलत नहीं होगा, आई गारंटेड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसका धुआंधार प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और अच्छे से ज्यादा इसकी जो है आपको करना है। और प्लीज प्यारे दोस्तों इस मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे तो और मुझे बताइए, और अगर कुछ आपको कमी लगे तो आप मेरे एज ए फ्रेंड आप मुझे ये बताइए कि इसमें क्या कमी है, कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू प्यारे दोस्तों, धन्यवाद सभी को।